कल हमने मुकुंद जी के साथ ना पूरा जो अपना संपूर्ण समाधान है ना, इसका पूरा मॉडल के ऊपर हमने चर्चा किया था। इसी मॉडल से कुछ सवाल निकले, जैसे कि जातिवाद आपको ही पता है कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है हमारे देश में। तो एक तो जातिवाद रहेगा तब तक जब आपका संपूर्ण समाधान आएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी के अंदर से कुछ भी खत्म कर सकते हो, उसका कास्टिज्म नहीं खत्म कर सकते, जो अभी तक लगता है देख करके। तो ये कास्टिज्म की ओर कैसे बढ़ेगा संपूर्ण समाधान, या यूएलएम जो अपना यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट है, अगर इस पे थोड़ा सा प्रकाश रोशनी डालेंगे तो फिर समझ में आएगा लोगों को। क्योंकि लोगों के लिए अभी कास्टिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है। आप भी देखते होंगे कि अभी एक मुस्लिम लड़के या एक हिंदू लड़के का कुछ हो जाए, मर्डर हो जाए, कुछ हो जाए, तो पूरा देश में वो हल्ला मचता है। जबकि उसी टाइम पे, उसी समय पे देश में पता नहीं कितने हजारों मौत हो रही थी, किसी उस मौत का किसी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो ये कास्टिज्म वाला मामला कैसे निपटेगा संपूर्ण समाधान में? देखो, ये भी उसी तरह का मुद्दा है जो 2-3 पीढ़ियों में जाके अपने आप सॉर्ट आउट होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। कास्टिज्म कोई अपने आप में कोई जीवन की ऐसी समस्या नहीं है मूलभूत, जी, है ना। जैसे कि आप कास्ट को मानते हो तो भी कोई आपको जॉब नहीं मिल जाएगी, आप कास्ट को नहीं मानते हो तो भी कोई आपको ऐसा नहीं कि जॉब आपकी चली जाएगी कि मिल जाएगी। जी, या जितनी भी आर्थिक चीजें, क्योंकि सारा बाजार जो है वो आर्थिक रीति से ही आपको मिलता है, तो उसमें कास्टिज्म का कोई ऐसा रोल नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आप जाके दुकानदार को देते हैं तो आप कोई भी कास्ट के हो वो आपको सामान दे देता है। आप कोई भी कास्ट के हो, आप पैसा नहीं देते हो तो वो आपको सामान नहीं देता है ना जी। तो जो मूलभूत सारे जीवन के सुख और दुख हैं उनमें कास्टिज्म को कहीं कोई रोल ऐसा है नहीं है। दूसरा कि जितने भी प्रकार के जो कास्ट हैं उनमें से एक वाली को ये थोड़ी सी दिक्कत है जी, जो आप एससी बोलो, शेड्यूल कास्ट में जितनी जातियां आती हैं, एसटी भी, शेड्यूल ट्राइबल भी, नहीं वो तो ट्राइब्स है। हाँ ट्राइब्स वहाँ है। कास्ट का कोई मतलब, वो कास्ट में नहीं आती ना, वो तो पिछड़े हैं, तो सिर्फ वो तो पिछड़े के आधार पर। हाँ मतलब कास्ट अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो एससी में शेड्यूल, ठीक हाँ, है। जो शेड्यूल कास्ट है उसमें जितनी कास्ट आती है आपको, जो भी आती होंगी उसमें चमार है, तेली है, धोबी है, जो भी कुछ आती होंगी, बहुत सारी हैं। तो उनको क्योंकि उनको इन्फीरियर रूप से देखते आए हैं काफी, अब पता नहीं कितने सालों पहले से देखते आए हैं, तो वो जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनता है उससे एक वो दिक्कत है ना, मानसिक टाइप की, काल्पनिक टाइप की। और चूंकि उसी से अभी अर्थ भी जुड़ा हुआ है तो इसलिए उससे वो दिक्कत होती है। अब संपूर्ण समाधान व्यवस्था में तो आर्थिक रूप से सब हो जाएंगे इंडिपेंडेंट, है ना। एक भी किसी भी धर्म का, किसी भी रंग का, किसी भी जाति का, किसी भी मॉडल का, किसी भी प्रकार का, बहुत बुद्धिमान है, बिल्कुल कम बुद्धिमान है, कुछ भी हो, वहाँ आर्थिक रूप से सब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कोई भी फैक्टर नहीं है जो अर्थ पे प्रभाव डालता हो। तो इससे क्या होगा कि आर्थिक रूप से तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। अब क्या बचा? अब बचा इन्फीरियरिटी का चक्कर। तो ठीक है, आप अपने जातियां छोड़ दो जिनको छोड़नी है। लोकतंत्र में तो कोई शासन प्रशासन किसी को फोर्स नहीं कर सकता ना कि आप अपना टाइटल रखो कि नहीं रखो। तो वही सरनेम वाला बात। जी, हाँ जी। तो क्योंकि अगर ये फोर्स डालोगे तो ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना, लोकतंत्र तो बचेगा नहीं। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी कोई चीज है जिनका आप तक ही लेना देना है, आप जानो, आपका काम जाने, व्यवस्था को क्या लेना देना उस बात से। तो आपको कौन सा धर्म फॉलो करना है, कौन सी जाति फॉलो करनी है, नहीं करनी है, ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन रह जाएगा। तो अगर जिनको इससे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे जो ब्राह्मण है उनको तो कुछ नहीं होता है जी, क्षत्रिय हैं उनको भी कुछ नहीं होता है कि भाई है, हालांकि हैं तो वो भी इन्फीरियर ही ब्राह्मण से, पर वो नहीं है, ऐसा फील करते हैं कि कोई दिक्कत है, क्योंकि उनके पास एक सेकेंडरी पावर वो अपने को फील करते हैं। जी, कुछ भी समझ लो, माने एज ए कास्ट उन्हें इस रूप में कोई दिक्कत फील नहीं होती। वैश्यों को भी कोई फील नहीं होती जी। केवल किनको होती है? शूद्रों को, या जो आज के संवैधानिक भाषा बोलो तो शेड्यूल कास्ट, ठीक है, इनको होती है। तो ये छोड़ देंगे ना भाई। अभी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि अभी उससे आरक्षण मिलता है, अभी अर्थ को जोड़ा हुआ है ना उससे, इसलिए छोड़ नहीं पा रहे हैं। खाली वही छोड़ पा रहा है जिनकी कोई तरह से आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है,
तो उनने छोड़ दिया, वो बौद्ध बन गया या नास्तिक बन गया, जो भी कुछ बन गया वही छोड़ रहे हैं। वो छोड़ नहीं सकता है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, क्योंकि उसे तो एक यही सहारा है कि आज नहीं तो कल मेरे बच्चों को या जो भी है इससे जो सुख सुविधाएं संस्था से मिलती हैं, सरकार से मिलती है, वो मिल पाएंगे, इसलिए छोड़ नहीं रहे। संपूर्ण समाधान में आर्थिक स्थिति बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो जिसे जो चीज़ पसंद नहीं है वो छोड़ ही सकता है। उसका नियम तो आज भी छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ नहीं रहे उस वजह से, जो मैंने आपको वजह बता दी। तो वहाँ वो छोड़ देंगे तो माने जो SC कास्ट है वो तो खत्म हो जाएगी पहले दिन ही, हो जाएगी कि नहीं? हाँ, उसके पास कुछ मतलब कम से कम जिनको दिक्कत होती होगी वो तो छोड़ ही देंगे ना, जिनको नहीं दिक्कत होती होगी वो बना के रख लेंगे। मतलब आपका मोटा मोटा ये कहना है कि अभी फाइनेंशियली कुछ उधर से है, तो इसीलिए वो फाइनेंस की वजह से सिर्फ अटैच्ड है उस SC वर्ड से, अदरवाइज वो सिर्फ एक वर्ड है। हाँ, वो वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड है। बाजार से उसका कुछ लेना देना नहीं है, दूसरी सेवाओं से भी कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये तो अभी की आज की जो संविधान है उसके अंदर आज की, क्योंकि उस समय उनके पास उतना समझ नहीं था कि ये इसका मूल कारण है वो अर्थशास्त्र है, ये समझ नहीं था, तो इन लोगों ने 2 साल 11 महीने तक बहुत सारी डिस्कशन करी, ऐसा कुछ उस समय हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन वो जितने भी बुद्धिमान जो इंडिया के इकट्ठे होके और ये संविधान बनाया, उनको भी ये क्लिक वहां पे नहीं हुआ। थोड़ा सा साम्यवाद का इन्होंने लिया होगा, लेकिन फिर भी उनको इतना क्लिक नहीं हुआ कि मूल में, क्योंकि साम्यवाद में भी उस तरह का क्लेरिफिकेशन नहीं है कि भाई अर्थशास्त्र में ऐसे करके गड़बड़ी है। उसमें भी 2 टाइप है, एक शोषक और शासक, है ना, तो उसमें भी कोई विरोधी है, देव दानव वाली बात आ जाती है। तो इनको लगा कि भाई जो अर्थशास्त्र तो ठीक ही है, बोले दिक्कत जो है वो पॉलिटिशियंस में है, और तो उन्होंने दूसरे सारे तंत्र बदले। आज के कॉन्स्टिट्यूशन में सारे तंत्र बदले उन्होंने, न्याय तंत्र डिफरेंट बना दिया, पॉलिटिकल मॉडल डिफरेंट बना दिया, एजुकेशन मॉडल डिफरेंट बना दिया, लेकिन अर्थशास्त्र वही का वही है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि भाई अब ये अर्थशास्त्र में तो कुछ बदलाव कर ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, अब जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए कुछ आरक्षण वगैरह लगा के और कुछ प्रकार की सेवाएं खड़ी करके बाय सैलरी या उस तरह का थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, और कुल मिला के इनको आगे लाने की कोशिश करें। तो यही सॉल्यूशन इनके पास था, तो उन्होंने उस चीज को एक्चुअली सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन ये ज्यादा और भेद क्रिएट कर गया, क्योंकि अब तो व्यक्ति चिल्लाता भी है एक तरफ कि मुझे शेड्यूल कास्ट में नहीं रहना, और ये लोग हम नीची नजर से देखते और फायदा भी लेना है, तो ऊपर से ड्यूअलिटी में डाल दिया इन्होंने। कम से कम वहां पे ऐसा कोई सॉल्यूशन करते कि अब की बार ये कास्ट है वो खत्म हो जा रही है, और जिनको फिजिकल लेवल का वर्क करना होगा आर्थिक आधार से रख देते। हाँ, आर्थिक आधार से रख देते, आर्थिक आधार से रख देते, कुछ उसके साथ और कुछ भी जोड़ देते थोड़ा बहुत, लेकिन जातियां ना जोड़ते। हाँ, तो इन लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि कानून में जब ऐसा प्रावधान है तो छोड़ ही सकते, मतलब क्योंकि जाति प्रथा भी बहुत पीछे का नहीं। हाँ, मतलब जब का भी हो, हम तो मतलब मेरा ये कहने का वहां पे आता है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसा भी नहीं है कि खाली एक ही कास्ट में बनता है। अगर एक पर्टिकुलर क्षत्रिय है तो उसमें भी 2 तरह के होते हैं, उसमें भी है, ब्राह्मण है तो उसमें भी 2 तरह के, शेड्यूल कास्ट में भी है ना, वहाँ पर भी एक कास्ट बड़ी एक कास्ट छोटी। हाँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं झा हूँ। अब हमारे यहाँ भूमिहार ब्राह्मण होते हैं, हाँ, हम झा वाले भूमिहार ब्राह्मण में शादी नहीं कर सकते। हाँ, और वो भी ब्राह्मण। हाँ, और मैं इसमें भी बता दूं कि ये सॉल्यूशन क्यों ठीक से भी नहीं हुआ और ये ज्यादा इन्फीरियरिटी क्रिएट की, क्योंकि अभी आपका सवाल है वो बहुत प्रॉपर है कि ये अंदर तक उतर गया, तो ये क्यों उतर गया ये भी थोड़ा जानना पड़ेगा। इन्होंने आर्थिक असमानता के आधार पे पहले कर सकते थे जब संविधान बना, कि जितने भी लोग हैं उनकी अगर आय इतने स्लैब से नीचे है, जैसे इन्होंने फार्मर की कैटेगरी में कर दिया, स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर एंड बिग फार्मर। तो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उनके लिए अलग सुविधाएं रहती है, अलग एक्सेस रहता है कि वो कुछ प्रकार की लाभ सरकार का ले सकते हैं। मीडियम फार्मर को कुछ प्रकार का 20-30% लाभ मिलता है, और बिग फार्मर को नहीं मिलता है। तो अब तो सीधी सी बात है कि जो भी लोग अमीर है और जो गरीब है, ये तबका तो बना ही हुआ था, तो तब वो आर्थिक आधार पे अगर उस वक्त कर देते तो ये थोड़ा बैलेंस भी होता। इन्होंने क्या किया कि जातिगत के आधार पे कर दिया। अब क्या हो रहा है, अभी एक दूसरी दिक्कत भी हो रही है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर दूसरे कास्ट से अपने कास्ट में तो आ रहा था, जैसे ब्राह्मण के कारण SC ST अपने आप को नीचा समझ रहा था, लेकिन अब SC में जो लोग कलेक्टर हो गए हैं, जो लोग प्रोफेसर हो गए हैं, अब वो अपने बच्चों को तो ज्यादा फैसिलिटी से पढ़ा सकते हैं, तो जो आरक्षण है वो उनके बच्चों को मिल रहा है। तो जो उनके ही कास्ट के जो दूसरे लोग हैं उनमें डबल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि ब्राह्मण तो हमें दबा रहे थे, अब हमारे समाज के ये जो 4-5 लोग हैं बस ये इनका ही डंका बजता रहता है, हम तो वहां का वहां है। तो ये सही सवाल उनका उठता है। तो वो कुछ औदा वाले हो गए और ये सब वैसे। हाँ भाई देखो, कलेक्टर कोई बन जाएगा तो कलेक्टर के बेटे को तो वो फुल फैसिलिटी देगा ना, और आरक्षण तो मिल ही रहा है,
क्योंकि आरक्षण में वो क्लोज भी नहीं रखा गया कि आरक्षण एक बार मिलने के बाद में दूसरी बार उनकी फैमिली में 2 पीढ़ी तक नहीं मिल सकता, ऐसा कोई क्लोज ही नहीं डाला गया। हाँ वो भी है, और ये भी इलॉजिकल भी था। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर उस लाइन में जो ऊपर है उनको देते हैं, भाई वही ले जाता है ना। कंपटीशन का जो नंबरिंग सिस्टम है वो ऐसा है कि उस कास्ट में जो ज्यादा नंबर वाले होंगे उनको मिलेगा जी, है ना। जबकि लॉजिकली ये होना चाहिए कि समाज में जो सबसे नीचे तबका है नीचे वाले को मिले जी, आर्थिक आधार पे भी जो सबसे नीचे, उसे ही सबसे ज्यादा जरूरत है ना। मैटर नहीं करता वो एससी या ब्राह्मण है क्या है, हाँ कोई भी हो, है ना। तो अगर ये उस आधार पर कर देते तो उस आधार पर अगर एससी सबसे नीचे होते तो उन्हें मिलता, तो उस तरह का। लेकिन चलो अभी तो ये लोग ऐसा कुछ सोच नहीं सके, और अब संपूर्ण समाधान में ये झंझट ही खत्म है। वहां तो आर्थिक स्थिति सबकी अपने स्वेच्छा अनुसार, मतलब जैसा जीवन जीना चाहो वैसा जियो, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ना किसी धर्म वाले पर डिपेंडेंसी है, ना किसी जाति वाले पर है। इवन घर में भी ना माँ बाप पर डिपेंडेंसी है, ना पत्नी पर, ना पति पर, न पड़ोसी पर, न रिश्तेदार पर, किसी पर, न भाई पर, न बहन पर। हर इंडिविजुअल अपना मालिक है, हर इंडिविजुअल सीधा वो वाला मालिक जो कल वीडियो में डिस्कशन किया था, सर्विस एंड प्रोडक्ट को भोगने वाला मालिक। और वहां पे इसलिए वहां पे जो फैमिली मॉडल बनेंगे उसमें वो लोग दूसरी कोई चीज को देख के नहीं जुड़ेंगे। जैसे वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि इसके माँ बाप कौन है और ये कौन सी कास्ट का है, ये कौन से धर्म को फॉलो करता है, बहुत कम उस चीज को देखा जाएगा। खाली एक मूल पैटर्न के कि जैसे कोई ज्यादा धार्मिक है, मानो पर्सनल मान्यता है उसकी कि सुबह 4 बजे उठ के शंख बजाना है, ये वो, तो हाँ उससे थोड़ी चिढ़ हो सकती है, तो आदमी बोलेगा कि भैया ये सब ढोल नगाड़े हमको नहीं सुनना है, तो वो उस प्रकार के फैमिली में वैसा मैचिंग वाला जाएगा। अदरवाइज कॉमनली अगर कोई व्यक्ति काम करता होगा तो उसके इमोशंस, उसका नेचर, उसकी पर्सनालिटी को मैचिंग करके व्यक्ति तुरंत फैमिली क्रिएट करेगा, तो वहां पे ये सब चीजें ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो वहां पे मतलब एक तरीके से जैसे डेटिंग एप्स फॉर्मूला अपनाती है, तो डेटिंग एप्स की तरह आपका वो रहेगा, जिसका जो जैसे शादी.com है, तो शादी.com पे हम जब डाटा डालते हैं, सामने वाला पार्टनर डाटा डालता है, दोनों मैच करता है, देन हम बात करते हैं। हाँ, तो सिंपली ऐसा रूल। लेकिन उसमें थोड़ा सा जैसे एक वीडियो में कल बताया था, वैसे थोड़ा एडवांस है कि बच्चा जैसे जन्म लेता है तब से लेके उसकी पूरी कॉन्सेप्ट एक तरीके से हाँ वही अभी तो आप उसपे जो डाटा डालते हैं वो रहता है ना। और आप तो अभी चूंकि सिस्टम ऐसा है कि आदमी झूठा डाटा डालता है जी, फेक ही डालता है, वो सारे है ना, बहुत सारी फेकनेस होती है उसमें। तो वहाँ चूंकि आपका जो प्रोफाइल है वो जन्म से ही बन रहा है और जन्म से ही अपडेट हो रहा है, तो वहाँ फेकनेस की कोई दूर दूर तक संभावना, नंबर 1। नंबर 2, कोई लॉजिक नहीं है कि भाई कोई वो उसमें फेक करेगा, क्योंकि उससे कोई और चीज प्रभावित नहीं हो रही है। उसमें उल्टा जितना सच बोलेगा तो उसके लिए फायदा। हाँ, जितना सच बोलोगे उतना ज्यादा आपको आपके मैचिंग का जो है रिश्तेदार मिलेगा। वो बोलेगा कि मुझे ड्रिंक करने की आदत है, हाँ, तो आपको मुझे वैसी पार्टनर मिलेगी जो ग्लास बना के दे आपको। हाँ, तो वो ठीक है, समझ रहे। तो वहाँ अभी नहीं ऐसा कर सकता, क्योंकि अभी तो रहता ना प्राइवेसी, और अभी और ऐसी बहुत सारी आदतों को अभी बुरा माना जाता है। संपूर्ण समाधान में आपकी पर्सनल चीजें जो आप तक सीमित हैं, वो ना अच्छी हैं ना बुरी हैं, आप करते हो, आप जानो, है ना। आपको वो कल को ही मौत दे दे, आप ही जिम्मेवार हो, उसका सिस्टम से कोई लेना देना नहीं जी। समझ रहे हैं। सिस्टम तो आप जैसा जीना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई मुझे जहर चाहिए, ये ले लो। अच्छा, आपसे अगर कोई जहर की डिमांड करे, जहर भी देंगे? बिल्कुल, वो तो उपलब्ध होगा ना भाई। तो मतलब कोई अगर इच्छा मृत्यु चाहता है तो वो इच्छा मृत्यु भी ले सकता है संपूर्ण समाधान में। हाँ, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी मर्जी की बात है, नहीं है किसी को जीना। आप किसी को फोर्स करोगे वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना। लेकिन अब देखो, जीने या मरने का अधिकार तो हर देखो ये भी वहां पे जो है वो क्रॉस मार जाएगा, क्योंकि अब इतनी बढ़िया जिंदगी होगी तो कौन मरना चाहेगा। आप ऐसा करके देखना इसमें। हाँ, ये तो हम उस बेस पे कह रहे हैं कि वहां पे इच्छा के आधार पे जीवन है, उस बेस पे कह रहे हैं। लेकिन समझ में हाँ, वहाँ थियोरेटिकल डेमोक्रेटिक है। हाँ, आपको जीना है नहीं जीना है क्या, हाँ सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है वो उसके लिए कंप्लेंट का और वो सब कुछ है, और वो प्रॉपर लिया जाएगा। आज नहीं कि आज जो व्यक्ति कंटाल के आत्महत्या करता है वो चीज अलग है, कि अब साला एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ कहीं तक, हाँ नहीं बर्दाश्त कर पाया, मर गया। अब देखो किसी का हाथ पैर कट गया, अब उसको सब अपाहिज और उस नजर से देखते हैं, और उसके कारण जो फैमिली में इनकम आ रही हो, तो जस्ट मान लेते हैं कि घर का मुखिया है, पति पत्नी 2 बच्चे हैं, और मानो जो घर का मुखिया है वो मर गया, उसको कुछ हो गया, दिक्कत, हाथ पांव कट गया वगैरह।
अब वो जिस कंपनी में काम करता था वहां पे बिना हाथ के वो काम कर नहीं सकता है, जॉब उसकी चली गई। अब वो देखता है कि भाई वाइफ की ख्वाहिशें है, बच्चों की ख्वाहिशें वो पूरी नहीं कर पाता है, क्योंकि हमने फैमिली मॉडल मतलब तुम्हारे पास जो है उससे तुम जो करना है वो करो, वे वाली आज कंडीशन है। सोसाइटी व्यवस्था उसमें कोई हिस्सा नहीं ले रही ज्यादातर। वो तो बस खाली एक लेवल पे लेन देन करती है, और पर्सनल लेवल पे आदमी क्या क्या कर पाएगा जब वो कुछ दे ही नहीं सकता तो क्या ले पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो देने से ही आपको मिलेगा, वो कंडीशन रखी गई है ना। तो इसलिए अब ऐसी मजबूरी में आदमी देखता है कि भाई बच्चे परेशान हो रहे हैं, अब मेरी पत्नी परेशान हो रही, तो अब मर जाता है। तो ये कंडीशन की बात है कि ये सारी कंडीशन वहां पे है नहीं, तो फिर उसको कारण नहीं बचेगा कोई सुसाइड करने का वहां पे। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ऐसा। ऊपर से आप इसमें और एक चीज देखिए कि अगर इतनी खूबसूरत जिंदगी है और खुली आंखों से, खुले कान से, खुले कॉन्शियस से हम इसको भोग सकते हैं, तो आदमी बेहोशी में दारू पी के भी नहीं जाएगा। आज तो वो अलग कारण से जा रहा है। हाँ, दारू भी जो पी रहा है वो उसका कारण है, तभी दारू पी रहा है। एंजॉय के लिए तो बहुत कम लोग दारू पी रहे हैं। इसका एक स्वाद थोड़ी ना होता है। शराब के लिए बहुत, एंजॉय के लिए बहुत कम आदमी शराब। भाई स्वाद भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, तो इसको आप मोटा मोटा ऐसा समझो कि जो हमारी आइडेंटिटी है, हाँ जो हमारी आइडेंटिटी है कि मैं जो बनना चाहता था वैसा नहीं बन पाया, और जो अपने आप में वो भाव करता था कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊं, वैसी जिंदगी ना मिलने पर वो जो बन जाता है, एक्चुअली जो बनना चाहिए था ये प्रोग्राम वैसा नहीं बन पाता है। तो अब वो डिस्टर्ब वाले प्रोग्राम को सहन ना करने की वजह से वो अपने को बेहोशी में ले जाता है कि कम से कम कुछ टाइम के लिए मैं ये जो बन गया है, जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी, जो बन गया है फॉर्मूला, ये मुझे नहीं चाहिए, तो वो अपनी फॉर्मूला को सुलाने के लिए वो उसमें जाता है। तो जुडिशरी सिस्टम कैसे काम करेगी फिर? अगर जुडिशरी सिस्टम का आज के जैसा तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर तो आपका उसकी तो जरूरत ही नहीं है। जुडिशरी सिस्टम इसमें इस तरह का रहेगा कि मतलब बाई चांस कहीं कुछ हुआ तो ऐसे नाम के लिए रहेगा। जैसे जब ये व्यवस्था पूरी दुनिया में आ जाएगी तो आर्मी नहीं होगी, क्योंकि आर्मी नहीं होंगे, युद्धों के हथियार जो भी हैं वो सब में एक देश में भी आएगी तो पुलिस तंत्र अंदर काफी सॉर्ट आउट हो, पुलिस भी बहुत कम हो जाएगी। खाली देश की बॉर्डर रहेगी, और वो भी जब दूसरे देशों में व्यवस्था आएगी तो वो भी बॉर्डर खत्म हो जाएगी। हाँ, क्योंकि भाई कोई प्रॉब्लम होगी तब ना उसके लिए कोई डिपार्टमेंट चाहिए। तो हमारे यहाँ जेल है, पुलिस, आर्मी, ये सब धीरे धीरे जैसे ही व्यवस्था अपने पीक पर आएगी वो सब डायल्यूट हो जाएंगे। और उसके बाद में भी शायद अगर कोई रखेगा आर्मी, तो वही कर्म बंधन वाले चक्कर में रखेगा। आपको मैं अभी बताता हूँ आइडिया कि बीच में कुछ एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें ये ऐसा बता रहे थे कि कर्म जो है वो किसी को नहीं छोड़ता है। मनुष्य ने इस प्रकृति और पृथ्वी पर जो अत्याचार जानवरों पे किए हैं, जो अत्याचार बायोलॉजिकली वेपन्स बना के ये सब करके छोटे कीटों और कीड़ों के ऊपर किए हैं, और जो आज इंसान के बीच में जो व्यवहार खो रहे हैं, वहीं कभी एलियन आएंगे और अब मनुष्य को जानवरों की तरह रखेंगे। ऐसा एक सपोज चल रहा है अभी, मैंने एक दो वीडियो में देखा था। तो बस उस चक्कर में शायद कोई बचा के रख सकता है कि भाई कोई एलियन आएंगे तो उनको गोला बारूद करने के लिए। उस तरह का नहीं, अब तो अदरवाइज प्रैक्टिकली तो भाई इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब हमारी व्यवस्था के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कोई एलियन अगर वहां से यहाँ तक पहुंचेंगे तो सीधी सी बात है ज्यादा एडवांस होंगे। हाँ, एडवांस्ड होंगे तो ये समझ उनको भी आ गई होगी कि वहां जाके ऐसा नहीं हथियार गोले चला देंगे। हाँ, हमसे भी ज्यादा समझ। और हम कौन सा उन्हें रोक रहे हैं? आप भी आओ, आप भी रहो, हम भी उधर जाके रहेंगे। हम कहाँ रोक रहे हैं कुछ? कोई प्रतिरोध करेंगे किसी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे तब ना कोई युद्ध की जरूरत है। नहीं, पर जैसे हम अभी दुनिया के बजाय अगर सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में अभी मान लेते हैं हम, पहले आपका सिस्टम इंडिया में हो गया संपूर्ण समाधान। अब इसके बावजूद भी अगर बहुत सारे सामाजिक तत्व ऐसे हैं कि जिनको रेप करने में ही मजा आ रहा है या कुछ कांड करने में ही मजा आ रहा है, उनके लिए क्या फिर? हाँ, तो देखो सावधानी समाधान आप जो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं वो तो जेल में रहेंगे। मतलब जो विकृत सॉफ्टवेयर बन गया है, जो आज और हैबिट भी बन गई है वैसे हो चुके हैं कि अब वो विकृत हो चुके हैं, तो उनका तो ट्रीटमेंट होगा, है ना। वो मतलब मेंटल जेल होगी, माने वहां से बाहर नहीं जा सकते, वहाँ इलाज होगा उनका। हाँ, और दूसरा कि वहां पे उनको प्रॉपर जो जिस प्रकार का अब वो नहीं बन सके थे कोई कारणों से, वैसा जो उनकी इच्छा है, जैसे वो गाना गाना चाहते, पेंटिंग करना चाहते, तो उनको उस प्रकार का उनके समुदाय में स्टेज मिलेगा। यस, जो ठीक होते रहेंगे बाहर आते रहेंगे। हाँ, तो ये है। दूसरा ये है कि यहाँ से तो कोई ऐसा पैदा होगा नहीं, क्योंकि इतना ओपन वहाँ है सब,
ये इतना ओपन सेक्स है कि आप अगर अपने जीवन में 10-20 हजार स्त्री या पुरुषों से भी गुजरना चाहो तो इजीली गुजर सकोगे, कोई बस मैच करो, कोई लिमिटेशन, हाँ मर्जी है आपकी, बस आपस में मैचिंग हो और करो। सेक्सुअली जो लोग एक्टिव होते हैं वो तो मल्टी पार्टनर के साथ में करना चाहते तो हैं। अपनी इच्छा से जितना भी, तो वहां कोई ऐसे बलात्कार वाली स्थिति पैदा ही नहीं होगी। अभी जो कोई बिगड़ गई है तो उसको तो हमें सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा अभी तो, पर वो बहुत कम होता है। मतलब अगर लाखों बलात्कार वाले केस होंगे तो उनमें से हार्डली 2-4 कोई होंगे जो इतने विकृत हो जाते हैं। नहीं तो अगर इजीली उपलब्ध है तो काहे आदमी हाँ परेशानी में जाएगा। हाँ, पर वही है ना कि अभी इजिली जैसे बहुत से अपने प्रोस्टिट्यूट की जगह भी हैं, बहुत बड़े बड़े जगह हैं इंडिया में तो वैसे। हाँ, तो अभी ऑप्शन तो है लोगों के पास, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है। पैसे भी नहीं होते ना उनके पास, पैसा नहीं कह होते सकते कुछ। हैं आप, दूसरा पैसे ये नहीं होते। इमेज की बात है भाई कि आज भी वो गरीब वाले जाए। में नहीं जाते ना। देखो जहाँ आपको सस्ती प्रोस्टिट्यूट मिल जाती है वहां तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो वहाँ एड्स होने के चांस ज्यादा रहते हैं। फिर वहाँ कोई इतना रख रखाव और इतना कोई ब्यूटी और ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वो भी फिर ऐसी जगह ट्राई मारने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, तो उतना तो होता नहीं है। तो फिर और क्या कारण, मतलब क्या ऑप्शन का बचता है? तो वो वही बचता है कि किसी को पकड़ो और जबरन करो। तो मोटा मोटा जुडिशरी का ना के बराबर रोल होगा, कोई रोल बचेगा नहीं। वहाँ पहले से न्याय है ना। देखो आज की जुडिशरी में पहले अन्याय होता है फिर जुडिशरी न्याय करती है। वहां तो बेस से ही न्याय है, वहां अन्याय है ही नहीं है, तो बाद में क्या न्याय और देखो वो न्याय भी कैसा करती है आज की जुडिशरी सिस्टम, इसके ऊपर भी एक सवाल है। जैसे एग्जांपल आप एक पैटर्न देखो कि एक चोर है, ठीक है, उसने कोई चोरी की, अब उसको पकड़ा तो पहले सब स्टेशन में उसको बुलाया, पकड़ के लेके आते हैं, तो उसके लिए हम गाड़ी का यूज करते हैं, पुलिस वालों का यूज करते हैं, फिर वो स्टेशन पे दाखिल करते हैं, वहां पे आके वो टेबल के ऊपर लिखता है उसका सब डिटेल, और पीछे देखोगे तो पूरा तिजोरी भरी हुई है, तो ये सारा रिसोर्स हम यूज करते हैं। उसके बाद में उसको वहां पे जेल में रखा जाता है, तो बहुत सब स्टेशन में जेल चाहिए। उसके बाद में पीएसआई आता है, वहाँ का जो क्या बोलते हैं मुख्य जो होता है ना वो, तो जब पुलिस सब इंस्पेक्टर आता है तो वो उसकी सारी चीज की जांच करता है, ये वो, फिर उसकी पूछताछ वगैरह करता है, फिर उसको सीधा कोर्ट पे भेजता है। तो कोर्ट के अंदर सरकारी वकील है, वहां पे ले जाने की साधन सामग्री है। कोर्ट में जब एक न्यायाधीश के द्वारा न्याय किया जाता है कि भाई इसने जो चोरी की इसको भी 6 महीने उसको सजा मिलेगी, तो 6 महीने के लिए फिर उसको कोर्ट के सिले हुए, मतलब सरकार के सिले हुए 2 जोड़ी कपड़े उसको दिए जाते हैं। ये कपड़े भी तो हम देते हैं, फिर उसको भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। वहां पे फिर जेल में उसको रखने का 6 महीने तक, उसके लिए फिर जेलर, दूसरी पुलिस स्टाफ और उतनी बड़ी बड़ी दीवारें और ये सब सुविधाएं। मतलब आप ये सोचो कि एक व्यक्ति जो गुनाह करता है एक नॉर्मल टाइप का, उस गुनाह को न्याय के रूप में उनको सीधा और सटीक करने के लिए उसके पीछे हम इतना सारा रिसोर्स यूज करते हैं कि उतना तो हम इस रिसोर्स को यूज करे बिना वैसे भी इज्जत से दे सकते हैं उसको। कम से कम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं डालेंगे समाज में कि भाई ये चोर है और ये गंदा है, ये तो नहीं डलेगा। जो खर्चा कर रहे हैं आप एक बार उसका कैलकुलेशन देखना, मैंने तो किया हुआ है प्रेम जी, आप एक बार देखना, तो मतलब इतना करोड़ों का खर्चा हम न्याय और उस प्रणाली के पीछे करते हैं, इतने हथियार हम आयात करते हैं। भाई पुलिस वाले भी ऐसे फ्री में थोड़ी घूमेंगे, हथियार चाहिए उनको, गाड़ी चाहिए, वो टोटल आप लगाओगे ना बजट, तो आपको लगेगा कि इसमें तो काफी हद तक एक तबका है वो सेटल हो जाए। इवन कई कई है केस ना में तो यार। एडवोकेट ले लेते हैं 30 लाख रुपए हियरिंग के। टोटल बजट का 40% जो बजट है वो सिक्योरिटी में ही जाता है, सुरक्षा, उसमें जिसमें आर्मी भी है, पुलिस है, इसी में खर्च होता है 40%। अब सोचो कि अगर वो इसमें ना खर्च होके और वो सुख साधनों में खर्च हो तो कितना फर्क पड़ेगा। जिस चीज के लिए वो उतना कुछ हो रहा है ना हो। उसमें से मानो 10-15% आप इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए सिक्योरिटी वगैरह को छोड़ के अंदर का अगर आप देखो तामझाम, तो वही सारा खा जाता है। भाई कितने लोग चाहिए, कितनी सैलरी देनी पड़े, कितने व्यवस्था करनी, और वो सारे क्या रिसोर्स यूज कर रहे हैं, रिसोर्स यूज करके क्या पैदा कर रहे हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जेलर को लगता है मैं एक सीधा साफ इंसान हूं, और जेल के कैदियों को लगता है कि हमेशा एक सब गए गुजरे लोग हैं, लास्ट क्वालिटी के हैं। यही तो आपने समाधान में बताया हुआ है कि हम सबका कर्जा माफ करेंगे, जितने भी कर्ज हैं अभी। तो यहाँ चलिए, यहाँ के देशवासियों का सबका कर्जा माफ हो जाएगा, और जो इस देश पे इंटरनेशनल कर्जा है जो ले रखा है, कंट्री ने जो ले रखा है और बढ़ता भी जा रहा है वो, उसका कैसे समाधान? कुछ नहीं, वो तो कभी देना है नहीं।
वो नहीं देंगे। जब ये व्यवस्था सब में आ जाएगी अपने आप खत्म हो जाएगी। नहीं, पर सबसे पहले तो शायद भारत में आएगी सर। भारत में आ गई हाँ, तो भारत के तो सारे जितने कर्ज यहाँ के वो तो सब खत्म हो peoples गए, के तो कर दिया आपने यहाँ है ना। यहाँ अभी इस पे इंटरनेशनल जो कर्जा है, अब बाहर से हमें इंटरनेशनल और कर्जा लेने की लेंगे जरूरत ही नहीं है जी। हमें। यहाँ जो ऑलरेडी बना हुआ है वो तब तक फाइलों में चलता रहेगा जब तक ये व्यवस्था दूसरे देशों में नहीं आ जाती। देखो दूसरे देशों में आएगी ये भी खत्म हो वर्ल्ड बैंक की जो सिस्टम होती है वो हाँ, कैसी रहती है, देने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, उसको आप देखो कि उसके पास एक प्रपोजल जाता है कि हमारे देश के अंदर हमने ये चीजें की आवश्यकता है और ये हम इस चीजों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, लोगों का जीवन बेहतर करना चाहते हैं। तो वो प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट करते हो तो उतने पैसे वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के इंटरेस्ट के बेस पे वो देते हैं। लेकिन अगर आप पूरा डेटा देखोगे पूरे वर्ल्ड का तो सारे देश वहां से ले रहे हैं और एक भी देश ने ऐसे करके नहीं चुकाया है कि भाई हम इसको खत्म करेंगे। वो नंबर ऑफ है, सब रीसेटल होता रहता है और नंबर से रहता है और जो मिला है उसी में से पीछे का ब्याज जमा हो जाता है और जो बचा वो नया मिल जाता है। तो वो सिर्फ डाटा में दिख रहा है। हाँ, डाटा में होता है, सिर्फ डाटा है वो बाकी। जैसे एग्जांपल वर्ल्ड बैंक से लोन इंडिया ने लिया और वहां पे एक डेटा है उसको जीरो कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट जब बन जाएगी, अगर ये सारे देशों में आ गया जब, तो ऑटोमेटिकली वो डाटा खत्म हो जाएगा। वही चीज इंडिया के अंदर है कि हम एक बैंक से लोन लेते हैं और फिर बाद में जब हमें ऐसा लगता है कि हमें और चाहिए तो हम दूसरे एसेट की बात करके और दूसरी लोन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देश को गिरवी नहीं रखना होता है। यहाँ पे एक कैलकुलेशन है कि भाई ये चीज हम अपलिफ्ट करना चाहते हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके लिए बैठी हुई है। पर अभी मैं पीछे कुछ पहले न्यूज देख रहा था कि जैसे कुछ जापान से कुछ पता नहीं क्या फंडिंग आई है और कुछ जापानीज स्पेसिफिकली इंस्पेक्शन करने आए हैं इस चीज की कि आपने अगर हमसे फंडिंग ली है ये काम करने को, तो हम ये सर्टिफाइड करेंगे आपको कि दैट आप ये काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और तभी हम करने। हाँ, तो वो देश के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो अलग चीज है। वो तो है ही है भाई, वो पैसा दे रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड। देश के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्रोजेक्ट में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है इस मामले में। तो रहती है। हाँ, वो पर्सनल प्रोजेक्ट है उसकी। वो तो कंडीशन होती है ना। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे जापान है तो अभी तकरीबन 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो मेट्रो ट्रेन का है शायद, बुलेट ट्रेन का है, सॉरी, हाँ, बुलेट ट्रेन का गुजरात में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लगभग 1 लाख करोड़ का है पूरा, अहमदाबाद से लेकर बॉम्बे और उसके आगे तक बुलेट ट्रेन, कुछ ऐसा। तो अब वो बनाया है, तो अब जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें कुछ कंडीशन रखी होगी, जैसे उन्होंने कि भाई बुलेट ट्रेन के अंदर जो भी यात्री जो भी किराया देता है उसका इतना % है वो जापान को मिलते रहना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ रूल्स अगर देशों के बीच में जब एग्रीमेंट हुआ तब रखा हो, तो अब तो वो तो वैसे ही परवाह करेगा ना कि भाई मैं कहीं पर घर अपना बना रहा हूँ तो और उसमें से मुझे किराया मिलना है, तो ऐसा तो नहीं कि घर बनाने वाला कच्ची ईंटों से ठीक से नहीं बना रहा है और कल को ये गिर जाए कुछ दिक्कत हो, तो वो तो अपना इन्वेस्टमेंट देखता है ना। तो ये तो देश की बात है, हम जो बात कर रहे हैं वो तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने बस ये चीज ऐसे ही आपसे हाँ, तो वो रहेगा, वो तो उनका इन्वेस्टमेंट है ना यहाँ पे। क्योंकि जब पूर्ण समाधान आएगा तो आप लोग तो ना किसी देश से लेंगे, हाँ, और देने का तो इच्छुक शायद होंगे या नहीं सर? नहीं लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे, देशों के बीच में तो संबंध रहेगा, ट्रांजैक्शन होगी सबसे। हाँ, वो तो इंटरनेशनल करेंसी में ट्रांजैक्शन होगी, अंदर नहीं होगी। हाँ, अच्छा। और उसके बदले में हम निकास भी करेंगे, अगर इंपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी करेंगे ना, वो तो बना ही रहेगा। एक्सपोर्ट करके जो इंटरनेशनल करेंसी आएगी उसी से इंपोर्ट करेंगे, जब तक ये व्यवस्था बाहर नहीं आ जाती है। जब आ जाएगी तो वहां से भी ऐसे ही लेन देन होगा, ये यहाँ से भी जाएगा वहां से भी आएगा। तो ये व्यवस्था मतलब अभी कभी आपने कोई टेस्ट एंड ट्रायल या कुछ इसका सोचा है कि मुझे पहले छोटे स्केल पे ट्रायल करना है, फिर उसके बाद मुझे पूरा भारत के लिए देखना है? इस व्यवस्था में ऐसा करके कुछ है ही नहीं है कि ट्रायल करने जैसे। जब आप इसको पढ़ोगे या फुली कॉन्फिडेंस तो इसमें ट्रायल जैसा कुछ नहीं है, आप भी हो जाओगे, आप कोई भी पढ़ेगा उसी को, इसमें कुछ है नहीं ट्रायल जैसा। नहीं, लोगों के सवाल ही मेनली इसी टाइप के आए। हाँ, ठीक है, सवाल तो आपका ठीक है। हाँ, तो इसमें कोई ट्रायल जैसा है नहीं ना, माने वो ये चीजें छोटे छोटे लेवल पर बहुत सारी जगह हो ही रही है, इस टाइप की चीजें मतलब। हाँ, तो जब ऑलरेडी ट्रायल्ड है ही तो अलग से क्या ट्रायल करना है? कोई एक दो एग्जांपल सर, क्या जहाँ पे कुछ ऐसा जैसे एग्जांपल में आपको कोई कम्युनिटी, जैसे उदाहरण को देख लो, ये कोई आश्रम है, कम्युनिटी बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, जहाँ बहुत सारे फ्लैट होते हैं, तो वो वहाँ के कॉमन कामों को करने के लिए एक पूरा फंड बना देते हैं जो हर एक के घर से जाता है,
और उसका कोई एक मैनेजर सेक्रेटरी जो होता है, सेक्रेटरी हाँ। वगैरह बना देते हैं और कुछ लोगों को जॉब पे रख लेते हैं, माली है, ये है, वो है, और वो वहाँ जितने भी कॉमन चीजें हैं वो वहाँ सब उनको अरेंज करते रहते हैं। तो ये टेस्टेड है कि नहीं? पर ये तो अगर आप देश और फिर एक अपार्टमेंट के नजरिए से देखेंगे तो बहुत ज्यादा गैप है इसमें ना। नहीं तो कितना गैप, तो अब ऐसे ही उस समय अलग अपार्टमेंट को एक देश समझ लो कि देश में बहुत सारे अपार्टमेंट है, कॉन्सेप्ट सारा वही है। कॉन्सेप्ट तो वही है ना। और देखो जो कम्युनिटी वाली चीज है वो तो आप आज भी देख सकते हो जी। कि कुछ आश्रम है, फिर कुछ जो कम्यून है उसके अंदर भी लोग बहुत सारे मिलजुल के रहते हैं, एक ही किचन में सारे लोग खाना खाते हैं। उसमें जो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं खाना बनाने वाले वो अपनी सेवाएं भी देते रहते होते हैं, साफ सफाई वाले अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो ये तो सब चलता है। मेरे और ख्याल से शायद साउथ इंडिया में कुछ लोग हैं जो एक- मतलब चला भी रहे हैं। तो इसमें से क्या अलग करके देखे, माने क्या चीज है जिसको ट्रायल करके देखोगे? ये पूरा प्रोसेस ही कह रहा हूँ सर मैं कि अभी तो apartment- पूरा प्रोसेस देखो, पूरा प्रोसेस में भी तो पार्ट बाय पार्ट ही करोगे ना। आपने बताया कि ये लोकसभा करेंगे तो लोकसभा के थ्रू आप पूरे इंडिया में आएंगे, है ना। तो अगर ये टेस्ट एंड ट्रायल में ऐसे कह रहा था कि अगर विधानसभा के थ्रू आप एक स्टेट में आते हो और फिर एक स्टेट को आप ये टेस्ट एंड ट्रायल कर तो देते नहीं कर सकते ना, क्योंकि विधानसभा में कोई ऐसा कानून नहीं है जो ऐसा बनाता हो कि इस स्टेट के ऊपर सेंटर का कानून नहीं चलेगा, ऐसा कुछ वहां करके है नहीं। और दूसरा एक ये चीज है, इसको ऐसे भी जैसे करेंसी को जारी करने का अधिकार स्टेट लेवल पर नहीं है, होता, जी, हाँ। तो फिर आप क्या कर लोगे जब अर्थ ही तो सारी चीजों की जड़ है, तो स्टेट लेवल से क्या ही कर लोगे। दूसरा टेस्ट एंड ट्रायल करने के लिए भी फिर आपको सबसे ऊपर टॉप पे होना होगा, कंट्री तभी चाहिए ना, इसीलिए हाँ। तो इसका इसीलिए तो हम एक लोकसभा की बात कर रहे हैं। एक दूसरा रीजन है, क्योंकि हम उस व्यवस्था को ऐसी बना रहे हैं जहां पे सब कुछ सबके लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि एक गुजरात स्टेट के अंदर इसको लागू कर दिया, मान ले, हो नहीं सकता है लेकिन एक खाली अजम्पशन के लिए कि हमने गुजरात स्टेट के अंदर इसको लागू कर दिया। अब गुजरात स्टेट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हम दूसरे स्टेट से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से वो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। उसका कैलकुलेशन और उसका मैनेजमेंट बहुत हद तक गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि गुजरात के जो लोग हैं अगर उसमें आपने कर दिया तो उनकी डिमांड इतनी ज्यादा होगी, अगर हम निकास करेंगे और वो चीज उनको नहीं लेनी होगी तो फिर इनका कैसे आप कवर अप करोगे। जैसे गोवा से बहुत सारे काजू चाहिए, इनको कश्मीर से सेब चाहिए, तो वो इंपोर्ट तो आपने कर लिए गुजरात में और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, तो क्या आप कश्मीर में मैनेजमेंट कर पाओगे कि अब ये इतने एकड़ में ये सेब उग रहे थे, अब इससे डबल एकड़ जमीन में आपको उगाने हैं, और फिर वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करोगे। समझ गए ना, क्योंकि वहां पे तो रूल्स अलग है एम्प्लॉयमेंट का, वहां पे तो एरिया का आपूर्ति में बहुत डिफरेंस हो जाएगा, बहुत डिफरेंस हो जाएगा बड़े लेवल, तो वो अनमैनेजेबल होगा स्टेट लेवल, अनमैनेजेबल होगा, क्योंकि अपना ही तो मैनेज कर सकते हैं। हाँ। और अगर एक स्टेट में आप करते हो तो वहां पे फिर अब सब सारे रोजगार उनको हो जाएंगे। संपूर्ण समाधान व्यवस्था तो ये कहती है ना, सारे रोजगार उनको मिल गए, सारे रोजगारी सारे काम कर रहे हैं, तो फिर वो सारे अपनी फुल डिमांड करेंगे। तो उस फुल डिमांड को सेटिस्फेक्शन करने के लिए जहां से जो चीज हम लेते हैं उसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, इसलिए कम से कम ये एक देश में संवैधानिक रूप से लागू होना पड़ेगा, तब ये हो सकता है। थोड़ा ऐसा नहीं सोचते कि मतलब अगर एक स्टेट में सपोज अभी इस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है दिल्ली में, आप भी ये चीज जानते होंगे कि एक अगर स्टेट में कोई एक गवर्नमेंट है वो अगर चाहे तो बहुत कुछ हद तक कर सकता है, बट वो कर नहीं रहा है, ऐसा मानना। अर्थ से बाहर कैसे कर सकता है? नहीं, अर्थ तो अच्छा खासा आता है किसी भी स्टेट के पास, इतना तो नहीं आता। नहीं सर, जो हम अपलिफ्ट करना चाहते हैं वो वैसा वो possible uplift तो नहीं ही हो सकता पॉसिबल। हाँ, फिर अभी के लेवल पे 200 यूनिट की बिजली और 700 लीटर पानी तो बड़ी मुश्किल से दे पा रहे हैं। अब वो भी ना के बराबर ही है। हाँ, तो और क्या ही करेंगे। अब वहां पे जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, कर पा रहे हाँ, हैं, हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास है नहीं ना, तभी तो डिलीवर नहीं कर पा रहे। और तो उनको क्या दिक्कत, उनकी और तो जेब से पैसा जाता है, और वो तो बोल रहे पानी फ्री, ये फ्री, प्लॉट फ्री, ऐसा कर दे, कर सकते हैं ना। लेकिन उसके लिए तो चूंकि अभी बजट ही सिस्टम है, तो बजट नहीं है उनके पास, वो कहाँ से लाएंगे। पर जो भी बजट इशू हो रहा है वो बजट में तो एक्सपेंस नहीं हो रहा है ना पूरा। नहीं, वो तो हो ही रहा है पूरा, ऑलमोस्ट पूरा खर्च हो पेपर जाता ऑन पेपर हो रहा है ना सर, रियलिटी में नहीं हो रहा ना। मैं ये कह रहा था आपसे, है। रियलिटी में इसलिए नहीं हो रहा कि अब आप सबको सब कुछ नहीं मिल रहा है, तो जिनको नहीं मिल रहा है उनको मौका लग रहा है कि हमें मिल सकता है, तो वो बीच में से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार की वजह भी तो ये कलेक्शन ही है ना, फ्यूचर सेफ्टी क्या होगा कल को ये हो जाएगा, ये तो भी एक फैक्टर है ना। और वो भी क्यों कर रहे हैं भ्रष्टाचार, क्योंकि उनकी फ्यूचर की सेफ्टी नहीं है।
इनफैक्ट किसी की सेफ्टी नहीं है, तो जिनको जहां मौका मिल रहा है वो वहां भ्रष्टाचार कर रहे हैं, माने ज्यादा पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, लीगल। जैसे एक मिनिस्टर है, उसको अपनी कुर्सी टिकानी है, तो वो भी उस लेवल पे भ्रष्टाचार करेगा कि वो इतना कवर करके रखेगा कि कल को मानो उसकी कुर्सी डिगमिगा जाए तो वो उसको करोड़ों दे के भी इस चीज को बरकरार बनाए रखे। वहां तक का मामला होता है ये। जितना बड़ा डिजीज उतना बड़ा सॉल्यूशन वहां पे चाहिए, ऐसा सोच के ये इकट्ठा करते रहते हैं। तो आपका जब गवर्नमेंट बनेगा, आपका संविधान, तो उसमें मतलब जितने भी इलेक्टेड होंगे जो पार्लियामेंट में बैठेंगे, उसकी क्या सिक्योरिटी होगी कि वो सबके सब एकदम दूध के धुले ही होंगे, या फिर उनके अंदर तो हमारे सिस्टम में दूध के धुले आदमी की जरूरत ही नहीं है। बट इलेक्ट होके जाएंगे ना, वो जाएंगे तो इलेक्शन के थ्रू ही। हमें सक्षम और इंटेलिजेंट लोग चाहिए। इलेक्शन के थ्रू चलेंगे जी, लेकिन आप उनमें जो ऐसी चीज देख रहे हो कि दूध के धुले होने चाहिए, तो दूध के धुले होना हमारे वाले सिस्टम में कोई जरूरत ही नहीं है ना। देखो, ऑनेस्टी डिफरेंट थिंग्स है। किस बात का दूध का धुला होना चाहिए? तो फिर तो वो एक बार के लिए ही पार्लियामेंट में जाने के लिए चाहिए, उसके बाद के लिए शायद वो चाहिए भी नहीं हमें। एक बार जाके सिस्टम चेंज हो गया, उसके बाद नहीं चाहिए हमें। ठीक है, नहीं अब जब तक उसका इलेक्शन होगा तब तक तो चलेगा ना, पर कार्यवाहक के रूप में तो काम करेगा। पर एक बार आपने अगर ये कॉन्सेप्ट सबके लिए ला दिया, उसके बाद तो किसी के पास जब ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है उठाने में, तो संसद में कौन सा मुद्दा उठेगा? हाँ, तो क्या जरूरत है उठाना ही है क्या? अगर जरूरत नहीं तो क्यों उठाना? वहां पे फिर मैनेजमेंट ही होगा ना, एनालिसिस, मैनेजमेंट, अपग्रेडेशन। तो वो सिर्फ संसद एक ऑफिस की तरह काम करेगा। हाँ, सीधी सी जो अभी चल रहा है डिबेट सिस्टम में, वो नहीं भाई, वो सब नहीं रहेगा। बिल्कुल, वो तो सारा ही बदलेगा ना। वहां पे तो देखो सीधा पब्लिक ही डिसीजन ले लेगी। अगर मानो किसी कोई अपनी पॉलिसी जो पब्लिक ने तय किया कि हाँ ये चीज लानी है और वो नहीं कर रहा है, तो पब्लिक खुद ही उसको रिमूव कर देगी। वहां पे कोई भी अमेंडमेंट पब्लिक के द्वारा ही होगा फाइनली। वहां किसी नेता के हाथ में कोई पावर नहीं है कि वो अपने से कोई नियम बना ले या हटा ले। और इतना टैक्स ला रहे तो हर पब्लिक एक सिंगल अपने थंब से। हाँ, वो सारा तरीका है उसमें। तो वहां कोई दूध का धुला है कि नहीं है, से कोई मतलब ही नहीं है। आपने मुझे क्योंकि ये सवाल उठाया तो सॉरी, मैं थोड़ा पास्ट में जाता हूँ अपने ये वीडियो में। जो आपने कास्टिज्म की बात करी थी, उसके भी वहां पे दो सॉल्यूशन नई सिस्टम में हो जाएंगे जी। एक सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा कि जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं जो कोई नहीं करना चाहता है, मतलब साफ सफाई का या लेबरिंग का, जो कि उसमें टेक्नोलॉजी अद्यतन होगी, बढ़िया होगी, उनमें ऐसे करके हाथ से साफ करने का ये सब चीजें झंझट निकल जाएगी। वो नगर ही इस तरह से बनेंगे कि उसका जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो बढ़िया रहेगा, एकदम चकाचक, वो शेप, वो स्लोप, ऑटोमेटेड, वो फोर्स, वो सारा कुछ ऑटोमेटेड रहेगा। लेकिन मानो तो भी जो वो चीज को भी चलाने के लिए जो लोग काम करेंगे, या कहीं पे चौकअप हो जाता है, कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, वो जो काम करेंगे तो उनको एक बड़े इज्जत से देखा जाएगा कि समाज में जो कोई नहीं कर पाता है वो ये काम कर रहे हैं, ये एक अलग ढंग से। और उसको हमने कैटेगरी में रखा है सोशल सर्विस कैटेगरी में। मतलब वो जॉब टाइप की और वो निष्कृष्ट जिस नजर से देखा जाता है ना, वो असली समाज सेवी फिर वो है कि हाँ, असली समाज सेवी वो है जो समाज को उस तरह से काम करते हैं, जो कि वहां पे दर्शन भी है। नहीं, ऐसे तो सब बराबर ही है, ऐसा करके वैसे करके बराबर है, लेकिन ये बात है कि कैटेगरी वो समाज हाँ, मतलब ही समाज सेवी है ना, खेती भी कर रहे हैं वो भी है, नेता है वो भी, सब समाज सेवी है। वो एक स्पेसिफिक कैसे स्पेसिफिक मतलब इस नजर से, अभी जो नीची नजर से देखा जाता है वो नजर वहां पे बराबर हो जाएगी। हाँ, तो बराबर होगी वहाँ, ऐसा नहीं कि वो कोई विशेष नजर से देखे। और उनको भी ये ख्याल रहेगा कि ये काम करना भी काफी एक इम्पोर्टेंट काम है। मतलब जो अभी देखते हैं ना कि जो कोई नहीं करता वही काम ये करते हैं, ये जो नजरिया है ना वो वहां पे चेंज हो जाएगा कि ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है सोसाइटी के लिए, और ये करने वाले भी वैल्यू रखते हैं। सारे ही काम इस तरह है ना। नहीं तो आप हॉस्पिटल में देखो, अगर साफ सफाई 6-7 दिन नहीं हो तो हॉस्पिटल रहेगा ना, डॉक्टर बैठेगा ना मरीज आएगा, कौन रहेगा? तो हर काम की जरूरत, अपनी एक वैल्यू है, लेकिन बस ये वैल्यू अभी नहीं देखी जाती, वहां पे देखी जाए। और हर काम की जरूरत, मतलब पूरी एकदम वैल्यू है। हम अगर नहीं नहाए तो वही सारा कुछ खराब हो जाएगा। हम खाली नाक तक ना साफ करें, बाकी सब कुछ साफ कर लें, तो भी भाई साहब समस्या खड़ी हो जाएगी। हम खाली आंख की जो ढीड आती है उसे ही ना साफ करें, बाकी सब खूब तेल साबुन लगा के कर लें, तो भी तो हर चीज की वैल्यू है। हर चीज ठीक है तो सब ठीक है, कुछ भी खराब है तो वो बाकी सब आसपास खराब ही करने में लग जाती है। और उसमें दूसरा एक सॉल्यूशन है वहां पे कि बच्चा जैसे ही एजुकेशन सिस्टम में आएगा उसको उस प्रकार की शिक्षा मिलेगी कि ये एक पूरा फैमिली ही है, ये पूरी पृथ्वी अपने आप में एक
कंप्लीट फैमिली है। हाँ, वसुधैव यहाँ कुटुंबकम। और यहाँ तो मैं सारे personally लोग- बहुत रिलेट करता हूँ इसी बात पे हाँ, आपसे, हाँ। पर्सनली इतना रिलेट करता हूँ, मुझे हाँ। मेरे अंदर यही लगता था हमेशा से हाँ कि ये सब एक है, हम सब एक है, ये सब एक है, हम सब एक है। बट आपको ही पता है कि हम उस समाज में रहते हैं कि जहाँ ऐसे शब्दों का बहुत कम ही लोग तवज्जो कर पाते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही उसी के हैं। थोड़ा सा वहां पे दार्शनिक दृष्टि से फिलोसफी थोड़ी सी चेंज है। वहां पे ऐसे देखा जाएगा कि ये सब लोग जो है वो विविध रूप से बने हुए हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट है। डाइवर्स है पूरा जी। हाँ, सब डिफरेंट डिफरेंट है, और इसलिए मैं जो काम कर सकता हूँ वो ये नहीं कर सकता, और वो जो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता हूँ। उसका पूरा क्लियरेंस रहेगा वहां पे कि मुझे जिंदा जीने के लिए एक पूरी सीरीज मेरे पीछे लगी हुई है, और वो सीरीज इन सारे लोगों से मिलके मुझ तक ये सारी सेवाएं पहुंचा रही है। ये क्लियरेंस वहां पे रहेगा, इसलिए उसको ये समझ रहेगा कि मेरे होने का मतलब है कि ये सीरीज को बनाए रखना। वहां पे सब कुछ सपोर्टिव है, आज भी है। वहाँ कोई आज भी आप थाली में भोजन लेते हो तो आपने कभी उसका एनालिसिस किया हो तो कि वो कितनी सीरीज से आता है भाई साहब। वो बीज डलता है, फिर उसको उगता है, फिर उसकी कटाई होती है, फिर उसको थैले में पैक किया जाता है, वहां से फिर वो मंडी में आता है, मंडी से बेचने को ड्राइवर, पैकेजिंग मार्केटिंग। हाँ। मतलब आप ऐसा समझ लो कि एक चम्मच आप ऐसे खा रहे हो एक सब्जी, और उसका सीरीज देखोगे तो उसमें 1000 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। तो वहाँ कोई वन मैन शो टाइप का नहीं है उसमें, है ना? वो तो ये ऑल मैन शो है। ये जो जीवन का जो सार है ना, एग्जैक्ट, हाँ, ये जीवन का जो एग्जैक्ट सार है ना, ये चूंकि सबकी वैल्यू एक समान बराबर है तो सबको समान देखा जा रहा है। अभी चूंकि वैल्यू सबके ऊपर नीचे है, तो अभी जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है उसी का नाम आता है, फिर वही वन मैन शो हो जाता है। खासकर ये सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। सोशल मीडिया तो उसी को फैला रहा है ना जो हाँ। है। नहीं, उनका एल्गोरिदम भी ऐसा ही है ना कि अब वो एक बार एक इंसान, जैसे मैंने एक चीज को पर्टिकुलर सर्च कर लिया तो मेरे पास वही सारे उसी के रिलेटेड आते जाएंगे। तो नॉर्मली जो लोग फंस रहे हैं वो आधे ज्यादा तो इसमें ही फंस रहे हैं। सोशल मीडिया इकोनॉमिक से बाहर नहीं है ना आज। नहीं, मैं जनरली हाँ, बता रहा था। तो कंटेंट जो बन रहे हैं, सीधी सी बात है कि सोशल मीडिया जिन्होंने जनरेट करा है उनको सोशल मीडिया चलाने के लिए भी एक फंड चाहिए। अब जो उनको फंड देगा उनकी वो मार्केटिंग करेंगे, सीधी सी बात है ना। तो क्योंकि यहाँ पे कोई समाज सेवा उस दृष्टि से नहीं की जा रही है, यहाँ पे सब कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। तो अब मार्क जुकरबर्ग के पास कोई जाएगा और बोलेगा कि भैया मैं आपको इतना फंड देता हूँ, आप फेसबुक में मेरी ये ऐड चलाओ। जो भी वीडियो 5 मिनट से ज्यादा देखेगा, 5 मिनट और 1 सेकंड से 10 सेकंड तक ये बीच में मेरी ऐड चलनी चाहिए, तो वो मजबूर है, वो तो बोलेगा हाँ भाई चलाते हैं। तो ये तो आज का जो सोशल मीडिया है वो अर्थशास्त्र से ही कनेक्टेड है। जिस दिन ये कट ऑफ हो गया फिर जो फिल्ट्रेशन होगा नई सिस्टम में वो, और आज सोशल मीडिया जो भी चला रहा है वो सारा डेटा अननोइंगली एआई कैप्चर कर रहा है। तो एआई भी वैसे ही बन रहा है जो आज की सिस्टम। इतने बुरे हाल का कारण आपको ये भी नहीं लगता कि लोग ईमानदार नहीं थे इसलिए ऐसा हो गया, या इतना हो गया? ईमानदार बन के क्या, कोई एक आदमी बेईमान दिखाओ मुझे, जैसे आपने कभी बेईमानी की अपने जीवन में? बहुत बार किया है सर। कोई एक बेईमानी बताओ। एग्जाम मैंने कितने चीटिंग करके उसको दिए हैं, बेईमानी में ही गिनता हूँ उसको भी। मैंने चीटिंग करके दिया और मैं पास हुआ, अच्छे नंबर आ गए। हाँ, तो आप तो पास होना चाहते थे ना, तो आपने तो पास होने के लिए किया, तो इसमें क्या बेईमानी है? नहीं, पर पास तो मुझे होने के लिए मेरे पास पूरा साल था, पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम था। हाँ, तो देखो आप नहीं पढ़े, आपने बिना पढ़े पास होना चाहा, हो गए, इसमें क्या बेईमानी है? और थोड़ा सा बताओ ना इसमें क्या बेईमानी? नहीं, एक मिनट। और एक दूसरा कि जो एजुकेशन मॉडल है जो आपको ये फोर्स कर रहा है कि इसमें आपको पास होना ही पड़ेगा, और जो आपका एनालिसिस नहीं कर रहा है कि ये इसके लिए रेडी ही नहीं है, तो वो क्या बेईमानी नहीं कर रहा है? इसको जल्दी से पूरा कर लो, अगर फिर वो लाल हो गया। अच्छा, अगर फिर आप इसको बेईमानी मानते हो तो फिर वो भी बेईमानी है, मतलब पूरी सीरीज ही बेईमानी है। इस बेईमानी का कारण तो वो है ना, आप जो भी हैं आपको वही काम क्यों नहीं दिया जाता है जो भी आप हैं, जो आप कर सकते हो नेचुरली। तो वो नहीं दे रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो ये वाला काम देंगे और ये वाले के लिए आपको ऐसा होना पड़ेगा। काट पीट के आपको वैसा होने के लिए जिसे आप बेईमानी कर रहे हैं वो तरीका आपने अपना लिया जी। तो इसमें आपकी गलती कहाँ से होगी? आप तो रूट कॉज नहीं हुए ना। रूट कॉज तो फिर पूरा और मुझे ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो हो गया। इसलिए फैक्ट्री को बदलना है ना,
वरना फिर हम तो आपको बदलने में लगे हुए होते हैं। ये नहीं करना है इसलिए। तो अभी आने वाले सारे यही बताएंगे कि फैक्ट्री को बदलना है या फिर मुझे बदलना है। तो जितने भी होंगे भाई प्लीज कमेंट में बताना एक बार जरूर कि हाँ। फैक्ट्री को बदलना चाहिए या खुद को बदलना चाहिए। हाँ। तो एक बार प्लीज, और मैं हाँ समाधान वो पूरा आपके इसी उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, संपूर्ण समाधान आप एक बार रीड जरूर कीजिए जाकर के, और उससे जो क्वेश्चन उठता है ना वो आप इस वीडियो के नीचे में डालिए ताकि हम उसको अगली वीडियो में आपके लिए क्लियर कर पाए। ठीक है सर, ठीक है जी। डन अभी के लिए आपके लिए वो